बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, आज हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर मैं जो है वो आपको शॉर्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करूंगा। तो मैंने आपको कुछ भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करवानी है, आपको शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें बतानी है जो कि आपकी बुक में शामिल हैं। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो कॉन्सेप्ट और एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन भी मैनेजमेंट की बता दूंगा। इसके अलावा मैनेजमेंट एंड इन रिलेशनशिप विद एचआरएम, यानी कि मैनेजमेंट और इसका जो रिलेशनशिप है एचआरएम के साथ किस तरीके से है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है इससे क्या मुराद है, तो मैनेजमेंट से हम लोग जो है वो अपने आप को एक तो मैनेज कर सकते हैं, मैनेज अदर दूसरों को मैनेज कर सकते हैं। दूसरों को मैनेज करने के बाद मैनेज द एनवायरनमेंट, हम लोग जो है वो अपने एनवायरनमेंट को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक मैनेजिंग का चीज़ है जिसके अंदर चार तीन चीज़ों को हम लोग जो थे वो मैनेज कर सकते थे। आगे आगे हमारे पास मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर जो है वो चार चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है उनको अचीव करने के लिए हम लोग जो है वो चार चीज़ें करें तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। वो चार जो गोल हैं वो कौन से हैं? जो नंबर 1 गोल है उस गोल का नाम है प्लानिंग, जो दूसरी जो है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। हम इन दोनों की डिफिनेशन को भी जो है वो देखेंगे बारी बारी, इन दोनों की डिफिनेशन को। इसके अलावा डायरेक्टिंग की बात करें और कंट्रोलिंग की बात करें तो हमारे पास जो मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेसिंग आती है, अगर हम लोग 4 प्रोसेसेस कंप्लीट करेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसकी डिफिनेशन है, आपने जो है वो याद कर लेनी है। इसके अलावा मैनेजमेंट के फंक्शन जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि चार फंक्शंस के ऊपर जो है वो हमारी मैनेजमेंट चलती है। तो प्रोसेसिंग जो पहली होती है उस प्रोसेसिंग को कहते हैं प्लानिंग, जो दूसरी होती है उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, तीसरी जो होती है वो लीडिंग भी होती है, इसको हम लोग डायरेक्टिंग भी बोलते हैं, यानी कि किसी को डायरेक्शन देना। तो ये भी मैनेजमेंट के अंदर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्या पता आपको एमसीक्यू के अंदर जो है वो लीडिंग की जगह आपको डायरेक्टिंग बोलें तो आपने जो है वो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि लीडिंग और डायरेक्टिंग दोनों जो है वो सेम ही वर्ड्स हैं। तो इसके अलावा अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग जो है वो 4 फंक्शंस हैं जो कि हम लोग मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। सो व्यूअर्स, अब हमारे पास जो पहली डिफिनेशन है वो प्लानिंग की आ गई। इसके अलावा हम वो लोग ऑर्गेनाइजिंग की डिफिनेशन देखेंगे, डायरेक्टिंग की डिफिनेशन देखेंगे और लास्ट बार जो है वो मैनेजिंग की डिफिनेशन भी देखेंगे। तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग, आपने कोई सी भी चीज़ को अगर बनाना है तो उसको सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा और ये प्रोसेस जो है वो मैनेजर परफॉर्म करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेस यूज बाय मैनेजर टू आइडेंटिफाई, यानी कि मैनेजर का काम होता है कि आइडेंटिफाई करे और सिलेक्ट करे अप्रोप्रिएट गोल, यानी कि उसने जो भी गोल जो है वो सिलेक्ट करना है, एंड कोर्स फॉर एक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और उसने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये जो होता है सबसे प्लानिंग का गोल ये मैनेजर परफॉर्म करता है। तो इससे हमें जो है वो कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है। समटाइम्स ये भी क्वेश्चन आ जाता है तो जो है वो आपने जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है विच गोल शुड बी परस्यूड, यानी कि आपने कौन सा गोल जो है वो सिलेक्ट करना है। हाउ शुड द गोल बिगेन, यानी कि जब भी आपने कोई गोल सेट किया तो उससे आपने क्या अटेंशन हासिल की, अटेंड। और तीसरा जो इसका स्टेप आता है हाउ शुड रिसोर्स बी एलोकेटेड, यानी कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपके कितने रिसोर्स जो है वो लगे। फॉर एग्जांपल, अब अगर एक बंदा जो है वो रियल लाइफ की अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो जो है वो मिसाइल बनाने का गोल जो है वो अपने माइंड में रखता है। तो सबके लिए सबसे पहले वो जो है वो अपना गोल सेट करेगा कि आपको मिसाइल बनाने के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद जो है वो गोल अटेंड, यानी कि उस गोल को जब वो अटेंड करेगा, मतलब उस मिसाइल को वो छोड़ेगा हवा के अंदर, तो उसके लिए उससे क्या क्या रिसोर्स जो है वो एलोकेट होंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो प्लानिंग के अंदर जो है वो आती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द आउटकम ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है वो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आती है। ये एमसीक्यू भी आपसे पूछ सकता है। अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइज करना यानी कि क्रिएट करना। कोई भी आप जो है वो गोल अगर सेट करते हैं, प्लानिंग बना लेते हैं, तो उसके बाद आपने जो है उस प्लान को ऑर्गेनाइज भी करना होता है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कि आपने जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना होता है जो कि वर्किंग रिलेशन, यानी कि आप कौन सा वर्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं बिटवीन एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के दरमियान। अब जाहिर बात है जो अब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो है
वो मिल के जो है वो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो आपने जो है उनको ऑर्गेनाइज करना है कि वो जो है वो एक बेटर जो है वो मतलब अपना वर्किंग प्रोसेस जो है वो शुरू करना। तो यहाँ पे द बेस्ट अलाउ देम टू वर्क टुगेदर, यानी कि वो मिल के जो है वो काम करें एंड अचीव गोल, और उस गोल को हासिल करें। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपके पास आ जाता है डिपार्टमेंट, यानी कि आप डिपार्टमेंट को भी जो है वो ऑर्गेनाइज करके जो है वो अपने एम्प्लॉय को जो है वो कोई भी गोल दे के उनसे वो गोल अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द परफॉर्म टास्क, यानी कि जो भी आप उनको टास्क देंगे एक डिपार्टमेंट के अंदर। लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो है वो लाइन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो होती है वो मैनेजर के पास ही होती है। द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो है वो आता है। तो ये भी डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो किससे बनता है, तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग। तो थर्ड वन जो है वो लीडिंग। लीडिंग और डायरेक्टिंग जो है वो एक ही चीज़ है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लीडिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आपने जो है वो किसी भी जो एम्प्लॉय होते हैं उसको डायरेक्शन देनी होती है कि उसने कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। तो यहाँ पे जो है वो डिटरमाइन डायरेक्शन स्टार्टिंग अ क्लियर विजन, और उन्होंने जो है वो अपने एम्प्लॉय को जो है वो बिल्कुल क्लियर विजन देना होता है कि वो उन्होंने कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। यहाँ पे लिखा हुआ है विजन फॉर एम्प्लॉय टू फॉलो एंड हेल्पिंग एम्प्लॉय अंडरस्टैंड द रोल दे प्ले इन अटेंडिंग गोल, और उनको ये हेल्प की जाती है अपने एम्प्लॉय को कि किस तरह वो जो है वो अपने गोल को अटेंड करने के लिए कौन सा रोल पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीडिंग के अंदर आपके पास पावर भी हो सकती है, इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, विजन भी हो सकता है, परसुएशन भी हो सकती है, और कम्युनिकेशन स्किल भी हो सकती है। आप जाहिर बात है आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई होगी, अब फॉर एग्जांपल मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई है, तो मैं इसलिए आपको जो है वो ये वाला जो मतलब MGT 501 का लेसन है ये आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरह आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे आप जो है वो अपने एम्प्लॉय को जो है वो लीड कर सकें। तो आउटकम ऑफ लीडिंग इज़ अ हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। तो जो आउटकम आता है लीडिंग के अंदर वो हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एक तो आती है, और दूसरी कमिटमेंट, यानी कि एक तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल मोटिवेशन होगी अपने एम्प्लॉय के अंदर और कमिटमेंट होगी, तो तब वो जो है मतलब जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को जो है वो अपना गोल अटेंड करवा सकता है, अदरवाइज वो जो है वो अपना गोल अटेंड नहीं करवा सकता। जो लास्ट वन है लीडिंग के अंदर, ये आपने जो है वो डिफिनेशन अपने PPT फाइल से देख लेनी है। नेक्स्ट वन जो है वो आ जाता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जो है वो हम लोग जो है कंट्रोल करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को कि उसने कौन सा गोल जो है वो अचीव करना है, और किस गोल को उसने पास करना है, किस गोल को उसने जो है वो रिमूव करना है। तो ये जो होती है ये 4 कैटेगरी आ जाती है हमारी मैनेजमेंट के अंदर। एवेल्युएटिंग हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग इट गोल एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि उसने जो है वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव करना है। मोनीटर इंडिविजुअल, यानी कि एक बंदे को जो है वो कंट्रोलिंग के जरिए आप जो है वो एक एक बंदे को मोनीटर करते हैं, डिपार्टमेंट को जो है वो आप मोनीटर करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप मोनीटर करने के बाद जो है वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ ठीक है, करेक्टिव एक्शन है, कौन सी चीज़ जो है वो करेक्टिव एक्शन नहीं है। इफ़ डिज़ायर परफॉर्मेंस हैज़ बीन रीच्ड, यानी कि आप जो मतलब डिज़ायर परफॉर्मेंस देख रहे हैं क्या उस तक वो इंडिविजुअल पहुंच रहा है, हमारा डिपार्टमेंट पहुंच रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन पहुंच रही है जाके नहीं। तो HRM के अंदर ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल नज़दीक से देखी जाती हैं, जिससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सक्सेसफुली जो है वो वर्किंग अपनी करती है। तो उसके अंदर जो मेन टास्क होता है वो मैनेजमेंट का होता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैनेजमेंट की थी। इसके अगर कंट्रोलिंग के आउटकम की बात करें तो यहाँ से हमें जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है हमारी परफॉर्मेंस की, एंड रेगुलेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होती है इसके बारे में भी आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर बताता हूँ, इफेक्टिवनेस के ऊपर भी बताता हूँ। लेकिन कंट्रोलिंग के अंदर जो आपको आउटकम मिलता है, एक तो आपको एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है परफॉर्मेंस की, और दूसरी आपको जो है वो रेगुलेशन, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस भी जो है वो देखने को मिलती है। तो कंट्रोलिंग यानी कि मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद द मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, यानी कि मैनेजमेंट फंक्शंस जो है इसके साथ हम लोग जो है वो मॉनिटर करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने इंडिविजुअल के ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं हर चीज़ के ऊपर। जब भी हम मॉनिटरिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है वो 4 चीज़ों के अंदर जो है वो हमारे पास रिलाई करता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो कि मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर आपके पास जो है वो फिजिकल रिसोर्स का होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल आपको USB जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि या अपनी USB जो है वो बना रहे हैं, तो आपको पहले जो है वो फिजिकल रिसोर्स का होना लाजमी है। उसके बाद आपने जो है वो
दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है ऑर्गेनाइज करना। तो आपने जो है उसको ज़ाहिर बात है ऑर्गेनाइज भी करना होगा। तो ये जो है वो हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाता है, जिसके पास आपके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना भी लाजमी है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है, तो उसको आपको जो है वो मतलब थोड़ा अच्छा करने के लिए और चीज़ें भी जो है वो फाइनेंशियल यानी कि पैसे लगा के लेनी पड़ेंगी। अगर जब आप अपनी चीज़ें ले लेते हैं तो उसके लिए उसके बाद आपके पास जो है वो एक लीडिंग की स्किल भी होनी चाहिए, यानी कि आप अगर चीज़ें को भी लेते हैं, उसके बाद आपने उस चीज़ों को जो है वो बनाने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन का होना भी लाजमी है। अब नोट वगैरह भी लड़के बनाते हैं तो उनके पास जो है वो एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स होता है, जिसकी वजह से वो जो है वो अपनी मतलब नोट वगैरह क्रिएट करते हैं। तो इस तरह आपके पास जो है वो लीडिंग के अंदर इंफॉर्मेशन रिसोर्स का होना लाजमी है। चौथी जो बात आ जाती है सबसे लास्ट के अंदर के कौन सी चीज़ आपने जो है वो यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, किसके ऊपर आपने जो है वो मतलब कलरिंग करनी है नहीं करनी, ये सारी चौथी चीज़ें जो आ जाती हैं वो आ जाती हैं कंट्रोलिंग के अंदर। और इसके लिए आपके पास जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का होना लाजमी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के 4 गोल हैं जो कि आपको जो है वो याद आने चाहिए, जो कि एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछ सकता है। यानी कि प्लानिंग के अंदर आपके पास फिजिकल रिसोर्स का होना लाजमी है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स का होना लाजमी है, लीडिंग के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन रिसोर्स का, और कंट्रोलिंग के अंदर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स का होना लाजमी है। और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके लिए आपके पास एक एफिशिएंसी होती है और दूसरी होती है इफेक्टिवनेस। दोस्तों लेक्चर जो है बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं आपको जो है वो सिंपल से जो है वो स्पीड के साथ ही बताता हूँ। ये डिफिनेशन आपने खुद ही पढ़ लेनी है, यानी कि एफिशिएंसी वो चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को ठीक करना, और इफेक्टिवनेस वो चीज़ होती है कि किसी ठीक चीज़ को भी ठीक करना। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल जो है वो बेचते हैं, तो अगर आप मोबाइल बेचते हैं तो कुछ टाइम के बाद अगर वो ख़राब हो जाता है तो ज़ाहिर बात है उसकी आपको गारंटी भी देनी पड़ेगी, यानी कि ठीक चीज़ को भी ठीक करना। गारंटी के लिए आपको दूसरा ज़ाहिर बात है फ़ोन देना पड़ेगा या उसी फ़ोन को रिपेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी मिस्टेक आ रही है। नेक्स्ट टाइम आप जब फ़ोन बनाएंगे तो आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। और जो थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है प्रोडक्टिविटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो बनती है। प्लस करने से जो है वो एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी नहीं बनती, आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो प्रोडक्टिविटी बनती है। तो मैनेजर, अब हम लोग जो है वो जितनी भी मैनेजर की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास जो है वो मैनेजर क्या होता है, तो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल का मतलब है कि एक बंदा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डायरेक्ट एक्टिविटी ऑफ अदर, यानी कि जो कि अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो दूसरों के ऊपर मुसल्लत करता है, यानी कि उनको लीड करता है, डायरेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स, यानी कि मैनेजर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक मखसूस बंदा होता है जिसके ऊपर जो है वो कुछ काम जो होता है मतलब वो डायरेक्शन का ही होता है। तो अगर हम लोग नेचर की बात करें तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी देखने को मिल रही है, समवन हु पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। ये हमने डेफिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ी है, तो आप जो है वो वही सेम डेफिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ मैनेजर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, लीडिंग करना या डायरेक्टिंग करना एक ही चीज़ है, कंट्रोलिंग करना ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्स होंगे उसको आप कलेक्ट करके उसको कंट्रोल करेंगे, प्लान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होंगी ये सारी मैनेजर के कंट्रोल के अंदर होंगी। तो मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सुपरवाइजिंग, ये सारी डिफिनेशन आपने जो है वो बारी बारी पढ़ लेनी है। तो तीन चीज़ें जो है वो मैनेजर के माइंड में होना लाजमी है। सबसे पहले जो है वो जो भी चीज़ बना रहा है उसकी क्वालिटी का होना लाजमी है। दूसरी जो बात है वो है कॉस्ट, यानी कि आपने जो है वो इकोनॉमिक कॉस्ट रखनी है बहुत ज़्यादा। अगर हाई कॉस्ट रखेंगे किसी चीज़ को बनाने के बाद तो वो चीज़ जो है वो कॉस्ट मतलब इफेक्टिवनेस नहीं होगी, कॉस्ट हाई होगी, तो इससे भी आपकी चीज़ जो है वो सही तरीके से नहीं चलेगी। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब भी आप चीज़ बनाएंगे तो आपने जो है वो रिव्यू लाजमी लेना है कस्टमर से कि क्या आपकी चीज़ में के अंदर कोई मिस्टेक है, कोई चीज़ ठीक नहीं बनी। तो ये तीन जो है वो बोल्स आपने जो है वो लाजमी रखना है जब भी आप कोई प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करें। तो मैनेजरियल जो स्किल हैं वो तीन होते हैं इसके अंदर। एचआरएम के अंदर जो पहला स्किल होता है उसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल स्किल बोलते हैं, जो दूसरा होता है उसको हम ह्यूमन स्किल बोलते हैं, और जो तीसरा होता है वो हमारे पास टेक्निकल स्किल होता है। कॉन्सेप्चुअल स्किल कौन सा स्किल होता है, वो स्किल होता है जिसके अंदर जो है वो
आप एनालाइज करते हैं, किसी भी चीज़ को जो है वो अपने माइंड के अंदर एनालाइज करते हैं। उसके अलावा ह्यूमन स्किल जो होता है वो आपके समझने की सलाहियत होती है कि किस तरह आपने जो है वो टास्क परफॉर्म करना है, अल्टर करना है, लीड करना है या कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल, कि क्या आपने जो है वो अलग अलग उस काम को करना है या आपने अपने ग्रुप के साथ मिलके वो टास्क परफॉर्म करना है। तो ये आपका ह्यूमन स्किल होता है। जो तीसरा होता है वो टेक्निकल स्किल होता है। टेक्निकल स्किल जो है वो आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर आपका टेक्निकल स्किल क्या है। अगर हाई है तो आपने जो है उसके अंदर जो है मज़ीद जो है वो एडवांस टूल बनाएंगे। अगर आपका इतना टेक्निकल स्किल हाई नहीं है तो आप इतनी एडवांस चीज़ें उसके अंदर नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई कोडिंग कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसके लिए भी आपके पास जो है वो एक नॉलेज का होना लाजमी है। तो उसके लिए आपके पास टेक्निकल स्किल का होना भी लाजमी है, जो कि मैनेजरियल स्किल के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 3 स्किल का आपके पास होना लाजमी है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है वो 3 होती है। तो 3 हमारे पास मैनेजर होते हैं। जो टॉप होता है मतलब एक टॉप मैनेजर होता है, उससे नीचे जो होता है वो दूसरा मिडल मैनेजर होता है, और उससे भी नीचे होता है वो होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो यानी कि ये 3 लेवल होते हैं मैनेजर के। तो इसके अलावा अगर मैं टाइप्स बताऊं तो मैनेजर की टाइप्स भी होती हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो मैनेजरियल स्किल और मैनेजरियल लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है, एक इंटरपर्सनल स्किल होती है और एक टेक्निकल स्किल होती है। कॉन्सेप्चुअल स्किल के बारे में आपको बता चुका हूँ। वो कॉन्सेप्ट होता है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफॉर्म करता है। मन ही जाहिर बात है परफॉर्म करेगा। इंटरपर्सनल स्किल वो एक बंदा जो कि अपना स्किल जो है परफॉर्म करता है। तो टॉप मैनेजर जो होता है उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्किल बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल यानी कि अपनी सलाहियत भी बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम लोग ह्यूमन स्किल भी बोलते हैं, इंटरपर्सनल स्किल भी बोलते हैं। और जो उसकी टेक्निकल स्किल होती है वो कम होती है। जाहिर बात है जो टेक्निकल काम करेगा तो उसकी स्किल फर्स्ट लाइन मैनेजर के अंदर ज़्यादा होगी। मिडल मैनेजर के अंदर जो है वो सारी खूबियाँ मतलब होती हैं। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर और टॉप मैनेजर इन दोनों के जो बिटवीन होता है वो मिडल मैनेजर होता है, और जो सबसे निचले पॉइंट के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो इसकी अगर तीनों चीज़ों की बात करें, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशन रोल और डिसीजन रोल, तो इसके ऊपर भी हम लोग जो है वो ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं कि इंटरपर्सनल रोल क्या होते हैं। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे फिगर हेड अटेंड एक्टिविटी टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरपर्सनल रोल जो होते हैं वो फिगर आउट करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिप्रेजेंट करनी है। और जो लीडर होता है वो इनकरेज करता है एम्प्लॉय को कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है वो इम्प्रूव करें और शो देम हाउ टू डू इट, कि उन्होंने कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना। ये एक बंदी की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रोल। लाइसेंस कोऑर्डिनेट यानी कि लाइसेंस जो होता है वो जोड़ने वाला बंदा, यानी कि जो लेसन कोऑर्डिनेट एक बंदा होता है द एक्टिविटी ऑफ 2 और मोर पीपल, वो ये डिसाइड करता है कि क्या ये एक्टिविटी 2 बंदे ने परफॉर्म करनी है या 2 से ज़्यादा बंदों ने परफॉर्म करनी है, या कि एक ग्रुप ने मिलकर परफॉर्म करनी है, या कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर परफॉर्म करनी है। ये एक बंदा होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि ये एक्टिविटी एक बंदे ने मतलब पूरा करना है, 2 बंदों ने करना है, या ग्रुप ऑफ पीपल ने करना है, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने करना है। तो दूसरी हमारे पास आ जाती है इन्फॉर्मेशन रोल, यानी कि मॉनिटर करना, एक्टिवली सीख इन्फॉर्मेशन। आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन को देखना है कि क्या ये वैल्यूएबल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कि नहीं। डिसएमिनेटर ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। डिसएमिनेटर जो होता है जो कि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भेजता है उसको बोलते हैं हम डिसएमिनेटर, जो कि ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन टू द अदर, यानी कि दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करता है। जो तीसरा होता है हमारे पास वो होता है एक स्पोक पर्सन। तो स्पोक पर्सन जो होता है वो ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होती हैं। उनको जो है वो स्पोक पर्सन जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। फॉर एग्जांपल आजकल जो ज़्यादातर मेरे ख्याल में मैनेजर स्किल के अंदर स्पोक पर्सन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि आजकल एड आप देखें तो जो है वो स्पोक पर्सन के ज़रिए ही जो है वो ट्रांसमिट की जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वर्किंग होती है। तो डिसीजनल रोल जो होता है वो एंटरप्रेन्योर डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड इनिशिएट। तो एंटरप्रेन्योर का होता है जो कि कारोबारी बंदा जो कि डेवलप करता है नए आइडियाज़। तो एंटरप्रेन्योर एक कारोबारी बंदा होता है जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए नए आइडियाज़ हर टाइम जो है वो डेवलप करता है, जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हो। तो यहाँ से आप जितनी भी डिफिनेशन है इसको आप पढ़ सकते हैं कि ये जो है वो डिसीजनल रोल होता है कि उसने डिसाइड करना है कौन सी चीज़ उसने करनी है कौन सी नहीं करनी। ये सारे डिसीजनल रोल जो है वो एंटरप्रेन्योर
परफॉर्म करता है। यहाँ पे आप नेगोशिएटर भी दे सकते हैं कि नेगोशिएटर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन एज ए नेगोशिएशन सेटिंग। ये एक बंदा है जो कि ये सारे टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। तो इस तरह अगर आप देख सकते हैं कि ये एक पिक्चर आपको देखने को मिल रही है जो कि रोबोट ने जो है वो बनाई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संडे गो टू वर्क, यानी कि संडे को ज़ाहिर बात है छुट्टी होती है, तो आपने ऐसा टास्क या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेट करनी है जिसके अंदर आप एम्प्लॉय को जो है वो मूवमेंट करवा सकें, मोटिवेट करवा सकें कि वो अपने जैसी मंडे हो तो अपनी वर्किंग के ऊपर शुरू हो जाए। तो मैनेजिंग पीपल, अगर आप जो है वो मैनेजिंग करेंगे पीपल को तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेजर परफॉर्म करता है। ऑल मैनेजर परफॉर्म एक्टिविटीज स्टाफिंग, यानी कि हायर करना और फायर करना, अपने स्टाफ को लेना या निकालना, ये सारा मैनेजर के कंट्रोल में होता है। रिटेंशन यानी कि मोटिवेट करना पीपल को, ये सारी चीज़ें जो होती हैं मैनेजर के अंदर होती है। डेवलपमेंट भी मैनेजर के कंट्रोल में होती है, यानी कि इनकवरेज करना, ट्रेन करना। एडजस्टमेंट यानी कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, यानी कि उनको एडजस्ट करना कि किसी को पोस्ट निचली दी किसी को ऊपर दे दी, ये सारी एडजस्टमेंट जो होती है ये मैनेजर परफॉर्म करता है। तो मैनेजिंग चेंज, यानी कि वो जो है वो बर्निंग इशू ऑफ टू डे, यानी कि मैनेजिंग भी वो जो है वो डे बाय डे जो है वो चेंज करता रहता है। तो इसके अलावा अगर मैनेजमेंट और एचआरएम की बात करें तो एचआर जो है वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है जितनी भी चीज़ें एचआर के अंदर होती हैं वो मैनेजमेंट का पार्ट होती हैं। तो एचआर जो है वो प्रोफेशनल, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो है वो इस्टेब्लिश करना है एचआरएम प्रोसीजर। एचआरएम अगर आप प्रोसीजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेट करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली वर्किंग करेगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेवलप चूज़ एचआरएम मेथड, कि आपने जो है वो डेवलप करना है या चूज़ करना है एचआरएम मेथड। मोनीटर एवेल्यूएट एचआरएम प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस करनी है, एडवाइस करनी है असिस्टेंट मैनेजर असिस्ट मैनेजर ऑन एचआरएम रिलेटेड एक्टिविटीज़। एचआरएम रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आपने एडवाइस करनी है, उसके ऊपर वर्किंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह ये जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर प्रोफेशनल परफॉर्म करता है। तो अगर नेक्स्ट बात करें तो एचआरएम की मदद से हम लोग जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑपरेशनल जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर एंड डिपार्टमेंट, यानी कि इसके अंदर भी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा वर्किंग कर सकते हैं। कन्फ्लिक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो कन्फ्लिक्शन उसके अंदर आपको मुश्किल पेश आती है तो इससे आप जो है वो उस मुश्किल से भी जान छुड़ा सकते हैं। हेल्प हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो एक दूसरे की हेल्प करती है तो उससे आपकी कन्फ्लिक्शन भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। स्ट्रेस, यानी कि मैनेजिंग स्ट्रेस भी आप जो है वो इसके अंदर गेन कर सकते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम, कि आप जो है वो मोटिवेट पीपल को हेल्प करेंगे, आप उनको गाड़ी देंगे, बंगले देंगे, तो इस तरह आप रिवॉर्ड सिस्टम के ज़रिए जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपने पीपल को। तो इफ़ेक्टिवनेस जो है तो ये वो इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो मतलब इफ़ेक्टिव एचआरएम अगर आपकी होगी तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। तो एचआरएम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एचआरएम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर मैनेजर जो है वो मैनेज करता है ह्यूमन रिसोर्स को, प्राइमरी रिसोर्स जितने भी होते हैं, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो कि आपके मुकाबले के अंदर कोई भी एडवांटेजेस होंगे तो उससे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।